विचारक होगा ईएचकार। अब दूसरा है मार्गेंथाउ, ये बहुत फेमस विचारक है और एग्जाम में यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मार्गेंथाउ का यथार्थवाद। यहूदी जर्मन मार्गेंथाउ शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। मार्गेंथाउ को यथार्थवाद का पर्यायवाची कहा जाता है। और मार्गेंथाउ को यथार्थवाद का पर्यायवाची किसने कहा है? गाजी अलगोर्सवी ने कहा है। मार्गेंथाउ को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पोप कहा जाता है। पोप का मतलब है जो बहुत सारी बातें जानता हो। तो मार्गेंथाउ को यथार्थवाद का पर्यायवाची किसने कहा है? गाजी अलगोर्सवी ने कहा है। और इसके अलावा मार्गेंथाउ को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पोप भी कहा जाता है। अब देखते हैं मार्गेंथाउ के प्रमुख कथन। पहला कथन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। दूसरा है शक्ति साधन और साध्य दोनों हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक देश अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो ये तो क्या हो गया? साध्य हो गया। इसके अलावा जो शक्ति है वह अंतर्राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का साधन भी है। तो शक्ति साधन भी है और साध्य भी है। मार्गेंथाउ का तीसरा कथन है शक्ति मनोवैज्ञानिक है। शक्ति का तात्पर्य है राजनीतिक शक्ति जो बल व सैन्य उपयोग से अलग है। तो मार्गेंथाउ मुख्यतः शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति मानता है। मार्गेंथाउ का चौथा कथन है वर्तमान परमाणु युग शक्ति संतुलन का स्वर्ण युग है, गोल्डन एज है। तो ये तो गए मार्गेंथाउ के प्रमुख कथन। इसके अलावा केनेथ वाल्टज ने मार्गेंथाउ के यथार्थवाद को परंपरागत यथार्थवाद कहा है। जब हमने शुरू में पढ़ा था तो मैंने कहा था कि यथार्थवाद बोल लो या परंपरागत यथार्थवाद कह दो या फिर शास्त्रीय यथार्थवाद कह दो, तीनों की एक ही बात है। तो केनेथ वाल्टज ने मार्गेंथाउ के यथार्थवाद को परंपरागत यथार्थवाद कहा है। तो मार्गेंथाउ की 3 बुक्स हैं जो यहाँ पर पहली बुक है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बुक क्या है? पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। कब लिखी गई थी? 1948 में। दूसरी बुक है इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट 1951। तीसरी है साइंटिफिक मैन वर्सेज पावर पॉलिटिक्स। ठीक है। अब देखते हैं मार्गेंथाउ के यथार्थवाद के नियम। मार्गेंथाउ के अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवाद के 6 शाश्वत नियम। तो मार्गेंथाउ का पहला नियम है राजनीति पर मानव स्वभाव का प्रभाव। अब इसको समझो। तो मार्गेंथाउ कहता है कि जो मानव का स्वभाव है वह स्वार्थी है। मानव केवल अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है। वह अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। और जो राष्ट्र होते हैं, जो राज्य होते हैं, उन पर भी व्यक्ति ही शासन करते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति का स्वभाव है वही स्वभाव देश का भी होता है। प्रत्येक देश, प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर मानव स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। दूसरा है राष्ट्रीय हितों की प्रधानता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु राष्ट्रहित है। ठीक है। और राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय शक्ति के रूप में होते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका केंद्र बिंदु क्या है? राष्ट्रहित। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हर कीमत पर
करना चाहता है। और जो राष्ट्रीय हित हैं वो किसके रूप में होते हैं? राष्ट्रीय शक्ति के रूप में होते हैं, क्योंकि जब राष्ट्र के पास शक्ति होगी तभी वह अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर पाएगा। मार्गेंथाउ ने राज्यों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष के 3 बुनियादी तरीके बताए हैं। अब चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, ये याद करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो 3 बुनियादी तरीके कौन से हैं? पहला है यथास्थितिवादी, दूसरा है साम्राज्यवादी और तीसरा है प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के रूप में। तो आप इन तीनों को छोड़ देना, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा नियम है राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय हित हमेशा समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला पॉइंट है इसमें, राष्ट्रहित सदैव परिवर्तनशील होते हैं। राष्ट्रहित पर 3 आवरण होते हैं। 3 आवरण कौन कौन से हैं? पहला है उपराष्ट्रीय हित, दूसरा है अन्य राष्ट्रीय हित और तीसरा है अधिराष्ट्रीय हित। तो उपराष्ट्रीय हित का मतलब होता है किसी देश के अंदर जो शासन करने वाले लोग हैं उनके निजी हितों को ही, उनके स्वार्थों को ही राष्ट्रीय हितों का रूप दे दिया जाता है। देश की जनता को ऐसा लगता है कि जो ये सरकार है यह देश के हितों की पूर्ति कर रही है, लेकिन वास्तव में वो हित सरकार के हित होते हैं। दूसरा है अन्य राष्ट्रीय हित। इसका मतलब है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के हितों की पूर्ति करे। तीसरा है अधिराष्ट्रीय हित। तो इसका मतलब है कि पूरे विश्व का कल्याण होना, पूरे विश्व के हितों की पूर्ति होना। अब मार्गेंथाउ 2 प्रकार के राष्ट्रीय हित बताता है। पहला है स्थिर या मार्मिक हित और दूसरा है अस्थिर या गौण हित। स्थिर या जो मार्मिक हित होते हैं वे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जो गौण हित हैं वे कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो राष्ट्रीय हितों पर भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। तो स्थिर हित कौन कौन से होते हैं? जैसे किसी राष्ट्र की एकता अखंडता की रक्षा करना और इन हितों के साथ राज्य कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता है, जबकि जो गौण हित हैं उनके संदर्भ में कोई भी राज्य समझौता कर सकता है। मार्गेंथाउ का चौथा नियम है विवेक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उच्चतम मूल्य है। इसमें है अमूर्त नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, भावना व नैतिकता में बहकर निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या है कि जो अमूर्त नैतिक नियम होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्र है वह नैतिकता में बहकर के निर्णय नहीं लेता है, बल्कि तार्किक रूप से निर्णय लेता है, विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। 5वां नियम है राष्ट्रों के नैतिक मूल्य सार्वभौमिक मूल्यों से अलग होते हैं। तो राष्ट्रों के नैतिक मूल्य अलग होते हैं और जो सार्वभौमिक नैतिक मूल्य हैं वो अलग होते हैं। सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को किसी राष्ट्र पर लागू नहीं कर सकते। राष्ट्रों का नैतिक मूल्य है सुरक्षा व शक्ति, जबकि सार्वभौमिक मूल्य है शांति व सहयोग। तो दोनों अलग अलग हो गए ना, कि राष्ट्रों का नैतिक मूल्य क्या है? अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, जबकि सार्वभौमिक नैतिक मूल्य क्या होता है? शांति व सहयोग की स्थापना करना। मार्गेंथाउ का 6वां नियम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। तो मार्गेंथाउ कहता है कि
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वायत्त होती है, इसका किसी दूसरे विषय से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी बातों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप उदाहरण के लिए समझ लो भारत और चीन। तो भारत और चीन में आर्थिक व्यवस्था भी चलती रहती है, एक दूसरे के आर्थिक संबंध भी हैं, भारत और चीन एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, लेकिन उस व्यापार का फर्क भारत और चीन के मध्य राजनीतिक मुद्दों पर नहीं पड़ता है, राजनीतिक मुद्दे अभी भी जीवित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दूसरे मुद्दों से स्वायत्त होती है। अब मार्गेंथाउ शांति की स्थापना के 3 उपाय बताता है। पहला उपाय है प्रतिबंध द्वारा शांति, जैसे कि निशस्त्रीकरण करना या समझौते करना। दूसरा है रूपांतरण, जो संघर्षशील समाज है उसको विश्व समाज के रूप में रूपांतरित कर देना। तीसरा है परस्पर सुलह द्वारा शांति, इसके अंतर्गत कूटनीति आती है, डिप्लोमेसी आती है, और जो ये कूटनीति है यह ऊपर वाले दोनों उपायों से ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया है, मार्गेंथाउ का यथार्थवाद। मार्गेंथाउ के यथार्थवाद के 6 नियम होते हैं। अब एक विचारक है बेरी जुबान। बेरी जुबान कहता है कि यथार्थवाद उनका प्राकृतिक घर है जो रूढ़िवादी विचारधारा की ओर झुके हुए हैं। तो जो यथार्थवाद है वह क्या है, एक रूढ़िवादी विचार है कि शक्ति हो, शक्ति के लिए संघर्ष हो, सभी देशों को अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करनी चाहिए, राष्ट्र हितों के लिए युद्ध भी किए जा सकते हैं। तो ये क्या है, एक रूढ़िवादी विचार है, एक परंपरागत विचार है। अब थोड़ी सी देख लेते हैं यथार्थवाद की आलोचना। तो सबसे पहली आलोचना क्या होती है कि यथार्थवाद सहयोग व शांति की उपेक्षा कर देता है। यह केवल संघर्ष, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय शक्ति, युद्ध, इन सभी बातों पर बल देता है, यह सहयोग व शांति की बात नहीं करता। अब कुछ विचारक हैं जो यथार्थवाद की आलोचना करते हैं, उनमें सबसे पहला विचारक है नेबुर। नेबुर कहता है कि आदर्शवादी प्रकाश की संतानें हैं तथा यथार्थवादी अंधकार की संतानें हैं। आदर्शवाद की नीतियां दीर्घकालिक हैं, जबकि यथार्थवाद अल्पकालिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। दूसरी आलोचना करता है स्टेनले हॉफमैन। हॉफमैन ने यथार्थवाद को शक्ति अद्वैतवाद कहा है। अद्वैतवाद का मतलब होता है कोई दूसरा ना हो, केवल एक ही हो। तो हॉफमैन क्या कहता है कि जो यथार्थवाद है वह केवल एक ही बात पर बल देता है और वह है शक्ति, पावर। तीसरा विचारक है सैमुअल पी हटिंगटन। पी हटिंगटन की बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। यह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब राष्ट्र राज्यों का नहीं बल्कि सभ्यताओं का संघर्ष है। तो जो यथार्थवाद है वह क्या कहता है कि राष्ट्रों के मध्य संघर्ष होता रहता है, जबकि हटिंगटन क्या कहता है कि अब राष्ट्र राज्यों में संघर्ष नहीं होगा बल्कि सभ्यताओं के बीच में संघर्ष होगा। अब है मार्गेंथाउ के यथार्थवाद की आलोचना। पहला आलोचक है रॉबर्ट टक्कर। यह कहता है कि मार्गेंथाउ के नियम माने तो राज्य का कोई भी कार्य अनैतिक नहीं है। दूसरा आलोचक है यूएसए की नारीवादी विचारक जे.एन. टिकनर। मार्गेंथाउ के 6 नियमों को पुरुषवादी बताकर आलोचना करती हैं। तो यह हो गया हमारा आज का टॉपिक यथार्थवाद। थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। और ये टॉपिक बीए और एमए के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके अलावा
इसके अंदर सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध है।